हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं आईएफआरएस की, एक ऐसा टर्म जो काफी ट्रेंडिंग में और हर कोई जानना चाहता है कि आईएफआरएस होता क्या है। तो अगर आप भी किसी अकाउंटिंग डोमेन में वर्किंग है, फाइनेंस के किसी प्रोफाइल में वर्किंग है या फिर आप एसएपी में R2R में वर्किंग है, तो ये वर्ड आईएफआरएस कहीं ना कहीं पिक्चर में जरूर आया होगा। तो आज की वीडियो में हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे ये आईएफआरएस होता क्या है। आईएफआरएस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लैंग्वेज से समझाऊंगा। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं और हिंदी बोलते हैं, तो अगर मुझे ट्रैवल करना पड़ जाए फॉरेन में, कि अगर मैं फ्रांस में जाता हूँ तो वहां पे जो लैंग्वेज यूज होती है वो फ्रेंच होती है। तो अगर मुझे उन्हें कम्युनिकेट करना होगा, उनके साथ बात करनी होगी, तो मुझे हिंदी आती है, उन लोगों को फ्रेंच आती है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आएगा क्योंकि मेरी बात उनको समझ नहीं आएगी और उनकी बात जो है वो मुझको समझ नहीं आएगी। सो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो इंग्लिश है वो पिक्चर में आती है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और जो प्रॉब्लम हमारी जो लैंग्वेज वाली आ रही है उसको वो ओवरकम करती है। सिमिलरली अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स की या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में हर कंट्री के अपने जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल सैमसंग, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, अगर उसका ऑफिस इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, तो इन सब कंट्रीज के जो फाइनेंशियल्स होते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है, वो उन कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनती है। सो इट मीन्स अगर मुझे चारों को जो है, जो इनके फाइनेंशियल्स है, इनको कंपेयर करना पड़ेगा तो मुझे काफी दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस शीट और पीएनएल बने हुए हैं, ये उन्हीं कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो मुझे कंपेयर करने में दिक्कत आएगी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। सो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए आईएफआरएस जो है वो पिक्चर में आता है। जैसे इंग्लिश हमारी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, सिमिलरली आईएफआरएस जो है वो भी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जो 140 प्लस कंट्रीज के अंदर यूज होती है। पूरा यूरोप जो होता है वो आईएफआरएस को कवर करता है, मिडिल ईस्ट जो है तो वो आईएफआरएस को कवर करता है। ऐसे ही 140 प्लस कंट्रीज जो होती है वो आईएफआरएस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। अगर मैं आईएफआरएस की फुल फॉर्म की बात करूं तो ये तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उसे जो इशू करता है, उसे जो अपडेट करता है, उसे जो कंट्रोल करता है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करता है। सिमिलरली जो आईएफआरएस को इशू करता है, टाइम टू टाइम अपडेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अगर मैं आईएफआरएस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो आईएफआरएस 16 जो लीज अकाउंटिंग को कवर करता है, स्पेशली कंपनीज लाइक जेएलएल, ओएचआई, इसमें से आपसे काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछती है। आईआरएस 15 जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को कवर करता है, और आईएफआरएस 10 जो ग्रुप कंसोलिडेशन को कवर करता है। और ग्रुप कंसोलिडेशन के केस में एसएपी भी पिक्चर में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल अकाउंटिंग यूज होती है। सो जब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, वहां पे मैं आईएफआरएस और एसएपी को रिलेट करके आपको बताऊंगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यस, आईएफआरएस आज के डेट में काफी ज्यादा डिमांड में है। तो अगर आप अपना करियर जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बनाना चाहते हो तो आज के डेट में आपको आईएफआरएस आना चाहिए। बिग 4 कंपनीज जो है वो आईएफआरएस को फॉलो करते हो, और अगर आप अपने करियर को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आईएफआरएस एक मस्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप एसएपी के साथ आईएफआरएस को सीखना चाहते हो तो आप हमारी इंक्वायरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आईएफआरएस को आईएसएपी पे करके दिखाऊंगा। थैंक यू।